क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें एनवायरनमेंट चैप्टर के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नाम से समझते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल से मतलब क्या है? ऐसी चीजें जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस द्वारा डिग्रेड करके सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज की जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स कोई मॉलिक्यूल है जो फॉर्म हो रखा है, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को अगर मेरे को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक करना है ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ, अर्थ के साथ जो वो घुल मिल जाए, तो उसके लिए कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल रिएक्शंस जो है वो करने पड़ेंगे जिससे वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसी चीजें करने के लिए बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू ट्रैवल करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर जो है वो ब्रेक कर जाए, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो है वो बायोडिग्रेडेबल मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। और जो मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन ना करे सिंपलर सब्सटेंसेस में, ब्रेकडाउन से मतलब है टूट के छोटे छोटे ऐसे कणों में, धरती के अंदर मिलने वाले कणों में जो है वो ना कन्वर्ट हो, ऐसे सारी चीजों को हम लोग जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और एनवायरनमेंट के साथ जो है वो मैच कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि वो बिल्कुल भी घुलने मिलने के लिए तैयार नहीं है, इवन इफ उसके ऊपर हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्यों ना अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों कोई सब्सटेंसेस, देखो ये डिपेंड करता है, उसका अपना पर्सनल चॉइस है कि वो एक सर्टेन सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अपने साथ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो कर रहा है तो वो बायोडिग्रेडेबल है, अगर वो नहीं कर रहा तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है? सर्टेन सब्सटेंसेस इजीली जो है वो एंजाइम्स या जो है वो एक्ट कर लेते हैं उनके ऊपर, मतलब बायोलॉजिकल एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस उनके ऊपर लगते हैं आके, और वो जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं। जबकि कुछ सब्सटेंसेस जैसे प्लास्टिक हो गया, वो एंजाइम्स से, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से कोई उस पे इंपैक्ट जो है वो नहीं जनरेट होता, इसीलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो रहते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे दो तरीके बताएं जिसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। देखो यूजुअली हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि यार बायोडिग्रेडेबल है तो एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। देखो इफेक्ट तो एनवायरनमेंट पे होता है। तो बायोलॉजिकल जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, अगर मान लो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कहीं पे प्रेजेंट है, मान लो तुम्हारा घर ऐसी जगह पे है जहां पे मरे हुए जानवरों को जो है वो फेंका जा रहा है, तो सारा दिन तुम्हारे घर पे बदबू जो है वो रहने वाली है, क्योंकि जब उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं तो बहुत फाउल स्मेल जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो एनवायरनमेंट के अंदर फैलती है और बहुत सारी चीजों को जो है वो इंपैक्ट करती है। तो आप ये नहीं बोल सकते भैया बायोडिग्रेडेबल केमिकल रिएक्शन हो रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर तो उसका अमाउंट कम है, मास कम है, तो वो जल्दी डिग्रेड करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो इवन बायोडिग्रेडेबल भी जो है बहुत बड़ी सिरदर्दी है। ठीक है, इतने सारे वेस्ट को डिग्रेड होने में लगना है टाइम, और टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इन सब्सटेंसेस को लगता है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू एंजाइम्स वाली रिएक्शंस होती हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लोअर रहती हैं, स्लोअर साइड पे रहती हैं, जिस वजह से एनवायरनमेंट के अंदर जो है बहुत सारी फाउल स्मेल और बहुत सारी ऐसी केमिकल्स अनवांटेड जो है वो फैलते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देखते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस acts as a medium to return back the nutrients to the environment। तो देखो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एक मीडियम के तरह जो है वो एक्ट कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को दोबारा से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो एनवायरनमेंट के अंदर घुल मिल जाते हैं। और दीज डिग्रेडेशंस में रिलीज जो है इनसे बहुत सारी गैसेस जो है वो रिलीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो है वो पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल ये एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करने वाले लार्ज क्वांटिटी वाले जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए, और जो है वो फाउल स्मेल और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट बन जाता है। तो ये चैलेंज हो गया। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है वो अफेक्ट कर रहा है। मैं जूम कर रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसे एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है? सिंपल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत खतरनाक लेवल पे केमिकल्स को जो है वो पॉइजनस सब्सटेंसेस जो है वो एनवायरमेंट के अंदर रिलीज करेगा और एनवायरमेंट में सर्वाइवल को भी जो है वो मुश्किल कर देगा, जिस वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं, इंसान का जीना जो है वो दुर्लभ हो सकता है इस तरह के नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की वजह से। दे ब्लॉक द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स टू द इकोसिस्टम, क्योंकि इन्होंने खुद तो डिग्रेड करना नहीं है और जहां पे भी ये प्रेजेंट है और डिग्रेड करने की मतलब पड़े कोशिश कर रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। इनके अंदर से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, अगर मान लो सॉइल पे प्रेजेंट है तो सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर के अंदर अगर हम इनको जला रहे हैं तो वो एयर पोल्यूशन जो है वो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी जो है वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो कि जिस भी जगह पे जो है ये पर्टिकुलर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट है, वो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट को, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को जो है वो हम लोगों के पास डिग्रेड कर जाता, जिस वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स आपके पास क्रिएट होती है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर जो है वो मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है कि ट्रॉपिक लेवल्स जो है वो क्या होते हैं, उसका एक एग्जांपल बताओ और एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स जो उसके अंदर हो रहे हैं। देखो, ट्रॉपिक लेवल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि सन से जो एनर्जी आ रही है वो किस तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने लेवल पे एक रोल जो है वो प्ले कर रहा है उस सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी को चैनलाइज करके बाकी जो एनवायरनमेंट के अंदर, जो इकोसिस्टम के अंदर चीजें प्रेजेंट है उन तक ट्रांसफर करने का एक सिस्टम जो है वो बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल सन से डायरेक्ट हम लोग बैठ के एनर्जी जो है वो नहीं ले सकते, इसीलिए प्लांट्स जो हैं उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, जो कि एनवायरनमेंट से, सन से डायरेक्ट एनर्जी लेके सनलाइट के थ्रू और एनवायरनमेंट के अंदर से जो उसको वाटर और मिनरल्स मिल रहे हैं सॉइल के अंदर से, उसको कन्वर्ट करके फूड का प्रिपरेशन जो है वो कर रहा है। वो फूड जो है जो प्लांट्स ने प्रिपेयर किया, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स का जो फूड है वो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ईट करेगा, खाएगा। जैसे ट्रीज हैं, ट्रीज ने जो है वो प्रोड्यूसर्स के तौर पे बहुत सारे फ्रूट्स को क्रिएट किया, पत्तियों को क्रिएट किया, तो वो सारी कंजम्पशन जो है वो हमारे पास कौन कर रहा है? नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल का बंदा, जो कि जैसे रैबिट जो है वो हो गया। और रैबिट जो है उसका अंदर से एनर्जी आई और रैबिट को डायरेक्टली कंज्यूम कौन कर रहा है? स्नेक कर रहा है। स्नेक को कौन कंज्यूम कर रहा है? हॉक कर रहा है। तो इस तरह से हर एक स्पीशी तक जो है वो एनर्जी का ट्रैवल जो है वो देखा जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे समझो, तो ट्रीज हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट से जो है वो चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम लोग जो है वो अपने पास प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो रैबिट आ रहा है, जो कि डायरेक्टली प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स से जो है वो चीजों को कंज्यूम कर रहा है। तो ये फर्स्ट कंज्यूमर हो गया, या इसको हम लोग बोल देते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो है ये हो गया। उसके बाद रैबिट को जो है वो स्नेक कंज्यूम कर रहा है, जो कि तीसरे नंबर पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो प्रेजेंट है। स्नेक को जो है वो हॉक कंज्यूम कर रहा है, जो कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो प्रेजेंट है। अब स्नेक जो है वो सेकंड कंज्यूमर हो गया और जो हमारे पास हॉक है वो हमारे पास थर्ड कंज्यूमर जो है वो हो गया। तो इस तरह से पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो है वो ट्रैवल करती जा रही है और सारे स्पीशीज के सर्वाइवल को जो है वो प्रमोट कर रही है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलता है कि डीकंपोजर्स का जो इकोसिस्टम के अंदर जो है वो क्या रोल रहता है। देखो, हर चीज जो पैदा हुई है उसने जो है वो खत्म होना है और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एक नेचर ने सिस्टम बनाया हुआ है कि भैया तेरे अंदर जो भी है वो सारा का सारा फिर से धरती में मिलने वाला है, चाहे तू कोई भी है, कहीं पे भी है, कितना मर्जी बड़ा स्पीशी क्यों नहीं है। तेरे बॉडी के अंदर से जितने भी सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने डिग्रेड करने के लिए डीकंपोजर्स जो है वो बना रखे हैं, जो तेरी बॉडी के अंदर से निकाल निकाल के चीजों को फिर से धरती में मिलाने की कैपेबिलिटी जो है वो रखते हैं। उन्हीं का नाम जो है वो डीकंपोजर्स होता है। तो कोई भी हमारे पास डेड बॉडी हो, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल्स की हो, उसके ऊपर
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फीड करते हैं, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैपेबिलिटी रहती है कि जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से वो बॉडी जो है वो बनी हुई है, वो बायोलॉजिकल बॉडी को कन्वर्ट करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एनवायरनमेंट में फिर से जो है वो मिल जाते हैं। तो ताकि एनवायरनमेंट को उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फिर से दोबारा वापस मिल सके, सॉइल के अंदर, एयर के अंदर जो कुछ भी हमने कंज्यूम किया हुआ वो वापस हमने गिव अवे यहीं जो है वो करके जाना है। तो ज्यादा परेशान मत हुआ करो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको जो है वो जीवन के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने जो है वो ऑलरेडी इस चीज को एक्सपीरियंस कर रखा होगा। सड़ी हुई पत्तियां, गली हुई पत्तियां, खाद बनाने वाला सिस्टम, मेन्योर्स बनाने वाला सिस्टम, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करके उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, उससे एनहेंस हो जाती है उसकी न्यूट्रिएंट की एबिलिटीज, जहां पे भी उसको जो है वो हम लोग पौधे को या पेड़ों को जो है वो लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जो है वो क्वेश्चन दे रखा है कि ओजोन जो है वो क्या होता है और वो कैसे इकोसिस्टम को जो है वो अफेक्ट करता है। देखो, ओजोन एक केमिकल कंपाउंड का नाम है जिसका फॉर्मूला हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है, O3 जो है वो इसका फॉर्मूला रहता है। तो इसका क्या इंपैक्ट है, मान लीजिए ये हम लोगों का जो है वो क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये हम लोगों के पास जो है वो एनवायरनमेंट में जो भी इस यूनिवर्स के अंदर सन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये एक लेयर है जो अर्थ के चारों तरफ जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं। इसका क्या इंपैक्ट रहता है, सन से जो भी रेडिएशंस आ रही हैं उसके अंदर से जो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं उसको अर्थ के बाहर जो है वो फेंक देता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस हिसाब से होता है कि सारी की सारी रेज जो है वो बेंड कर देता है और इसको बाहर जो है वो फेंक देता है, और अर्थ के ऊपर सिर्फ वही रेडिएशंस फॉल करती हैं जो अर्थ की ग्रोथ के लिए, अर्थ की चीजों की ग्रोथ के लिए जो है वो जरूरी रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है इस पर्टिकुलर लेयर का, जो कि ओजोन लेयर है, जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करती है। वैसे अगर नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गैस पॉइजनस रहती है अगर इसको जो है वो इनहेल कर लिया जाए। जूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड्स। सो अगर आपके पास बहुत सारा वेस्ट है तो उसको आप कैसे डिस्पोज जो है वो कर सकते हैं, तो उसके कुछ मेथड्स जो है वो दिए, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम आती है, हाउ कैन यू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। अब ये कौन सा वेस्ट है आपके पास उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। यूजिंग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल अगर आप इस्तेमाल करो तो वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर फिर से जो है वो मिलने की कैपेबिलिटी रखता है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डीकम्पोजर्स अवेलेबल हैं जो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को दोबारा से जो है वो मिट्टी में, मिट्टी के कणों में, मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स में, नेचर के अंदर जो है वो मिलाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो उससे एनवायरनमेंट जो है वो एकदम साफ रहता है और ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसका इंपैक्ट जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा सलाह दी जाती है, जैसे पॉलिथीन की जगह हम लोग जो जूट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इवन ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलुलोज से बने हुए आजकल डिस्पोजेबल्स जो वो चल रहे हैं, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को इस्तेमाल करने से वेस्ट का प्रॉब्लम जो है वो खत्म हम लोग कर सकते हैं बहुत हद तक। या दूसरा, अगर मान लो हमारा काम नहीं चलता और हम लोगों को यूज करना ही पड़ रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उसको रिसाइकिल होने की कैपेबिलिटी जो है वो रखें। एक पॉलिथीन है, ये नहीं है एक बार सब्जी लाए फेंक दिया, उसको दोबारा से सब्जी लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको कन्वर्ट करके किसी और फॉर्म ऑफ प्लास्टिक के अंदर जो है वो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा जो है वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, ताकि चीजों को जो है वो अच्छे से चैनलाइज किया जा सके, वेस्टेज को जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। एक ही चीज को बार बार जो है वो इस्तेमाल करने से वेस्टेज जो है वो नहीं होगी। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग जो है वो चीजों को मतलब डिस्पोज, वेस्ट को जो है वो कम कर सकते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। अब हम लोग जो है वो एक्सरसाइज के ऊपर जो है वो मूव कर रहे हैं। तो बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स किसके इसके अंदर है। देखो, ग्रास होगा ये, ठीक है, तो ये ग्रास, फ्लावर और लेदर। ग्रास, वुड और प्लास्टिक ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि इसमें प्लास्टिक आ गया। फ्रूट के छिलके, केक और लाइम जूस, केक, वुड और जो है वो ग्रास, ठीक है। तो कई बार ना इसको एमसीक्यूज के तौर पे जो बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं, एमसीक्यूज ये नहीं है। ग्रास, फ्लावर और लेदर ये तीनों के तीनों को अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो है वो बायोडिग्रेडेबल जो है वो सब्सटेंसेस रहते हैं। वुड
ग्रास, वुड और प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। केले, छिलके फ्रूट्स के, केक और लाइम जूस ये बायोडिग्रेडेबल है। केक, वुड और ग्रास ये भी जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। लेदर का फॉर्मेशन अगर तो चमड़ा प्रोसेस्ड है, ठीक है, कई बार उसकी टैनिंग जो है वो की जाती है, उसको मोटा किया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो है वो डाले जाते हैं जो डिग्रेड नहीं होंगे। बट अगर प्योर लेदर की फॉर्म में कोई चीज है, ठीक है, या चमड़ा बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में या सिर्फ एनिमल की खाल के तौर पे ही है तो वो बायोडिग्रेडेबल जो है वो होगा। तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए, बायोडिग्रेडेबल जो नेचर से डायरेक्ट हमारे को चीज मिल रही है, ग्रास हो गया, फ्लावर हो गया, लेदर हो गया, चमड़ा हो गया, ठीक है, जो खाल है किसी ना किसी जानवर की। ग्रास, वुड, प्लास्टिक नहीं है। केले के छिलके, सेब के छिलके, अमरूद के छिलके, सारे के सारे। केक भाई खा रहे हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हम नहीं पचा सकते, खा सकते, तो केक बायोडिग्रेडेबल रहता है। लाइम जूस क्योंकि डायरेक्टली सिट्रिक फ्रूट्स से जो है वो आया हुआ है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल रहेगा। वुड भी जो है वो बायोडिग्रेडेबल है और ग्रास भी जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। तो ये सारी की सारी चीजें बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करेगा। मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं कि किसके अंदर जो है वो फूड चेन प्रेजेंट है। तो आप ये देखो, ग्रास, व्हीट और मैंगो ये तीनों के तीनों प्रोड्यूसर्स हैं, तो फूड चेन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्लांट्स ही हैं, डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी को जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। ग्रास, गोट, ह्यूमंस। गोट, काओ, एलिफेंट ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना तो काओ गोट को खाती है ना एलिफेंट, ये सारे के सारे वेजिटेरियंस हैं, डायरेक्टली जो है वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। उसके बाद ग्रास, फिश, गोट ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि ग्रास जो है वो फिश नहीं कंज्यूम करेगी, कर भी ले तो फिश को गोट नहीं खा सकती, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो ये कौन सा सही? ग्रास गोट ने खाया, गोट को जो है वो ह्यूमन तो सब कुछ खा लेते हैं, ह्यूमन तो टॉप कार्निवोर्स हैं, ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास एक फूड चेन को कॉन्स्टिट्यूट जो है वो कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स जो है वो इसके अंदर हम लोगों के पास जो है वो प्रेजेंट है। मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो क्या है? Which of the following are environment friendly practices? Carrying cloth bag to put or purchases in the, ये तो भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कपड़े का बना हुआ बैग तुम लोग लेके जा रहे हो, और कपड़ा जो है ना वो कॉटन क्लोथ होना चाहिए, ये नहीं है कि हमने पॉलिएस्टर से बना हुआ कपड़े का बैग जो है वो लेके गए। कॉटन क्लोथ है तो और बेटर जो है वो होता है, ना कि पॉलिएस्टर है या कुछ और भी है तो भी जो है वो चलेगा, क्योंकि उसको आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस जो है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बिजली जो है वो नहीं खर्च हो रही और अननेसेसरी पावर को जो है वो आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टेप जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, ये भी एक अच्छा स्टेप है। तो सारे ऊपर वाले जो है ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो एनवायरमेंट को जो है वो फ्रेंडली बनाती हैं, एनवायरमेंट को जो है वो सेव करने की कैपेबिलिटीज जो है ये प्रोसेसेस रखते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये जो है वो क्लियर है कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल का एक भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाए, सारा का सारा ट्रॉपिक लेवल जो है वो खत्म हो जाए, तो क्या इंपैक्ट जो है वो उस चीज का होगा, ठीक है। अब इसको जो है ना वो मैं एग्जाम्पल से जो है वो आपको समझाता हूं। यहां पे जो है वो आप देखो जरा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सारा सिस्टम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। मान लो यहां पे ग्रास खत्म हो जाए, सारा का सारा ग्रास जो है वो खत्म हो गया, किसी एक ट्रॉपिक लेवल पे इंपैक्ट जो है वो जनरेट हो जाए। हम एक एक करके सारा अंडरस्टैंड करेंगे। ग्रास खत्म हो गया तो भैया प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले मरेगा, क्योंकि उसको फूड ही नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि उसका फूड ही खत्म हो गया। अभी सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं मरेगा जल्दी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी प्राइमरी डेड बॉडीज रेडी होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो खाना मिल नहीं रहा। वो भैया उनको कौन खाएगा? उनको फ्रॉग्स खाएंगे। इंसेक्ट्स, कीड़ों को खाना मिल नहीं रहा, कीड़े फ्रॉग को खा नहीं सकते, तो फ्रॉग कीड़ों के लिए कीड़े बहुत ज्यादा मरने वाले हैं, क्योंकि उनकी डाइट जो है वो खत्म हो गई है। तो अल्टीमेटली फ्रॉग्स को इंसेक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे खाने के लिए। अब जब सारे इंसेक्ट्स खत्म हो गए, अब फ्रॉग्स का खाना खत्म हो रहा है। अब जब फ्रॉग्स का खाना खत्म हो गया तो स्नेक खुश हो गए, क्योंकि स्नेक्स के लिए बहुत सारी फ्रॉगों की डेड बॉडीज जो है वो बनने वाली है। अब डेड बॉडीज जो फ्रॉग्स की स्नेक्स ने कंज्यूम कर ली, तो अब फ्रॉग्स भी खत्म हो चुके हैं। तो फ्रॉग्स अगर खत्म हो गए तो हमारे पास स्नेक्स खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि स्नेक्स का फूड जो है वो खत्म हो गया। अब स्नेक्स का फूड अगर खत्म हो गया तो स्नेक्स पीकॉक्स के लिए जो है वो बच गए। पीकॉक्स ने सारे स्नेक्स को कंज्यूम कर लिया, थोड़े टाइम के बाद पीकॉक का खाना खत्म हो जाएगा और उसके बाद काम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इतने खतरनाक तरीके से एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट जो है वो हो रहे हैं। अब मान लो होगा क्या, मैं इसमें से एक और लेवल मान के चलता हूं। मान लो ये खत्म हो गया, ये पर्टिकुलर लेवल यहां से खत्म हो गया, फ्रॉग्स सारे एकदम से उड़ गए, कुछ हो गया नेचर के अंदर, तो कीड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कीड़ों को खाने वाला सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी अब नहीं है, कीड़ों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो कीड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब कीड़ों ने बहुत ज्यादा क्योंकि बढ़ गए, ग्रास उतना प्रोड्यूस हो नहीं रहा, तो कीड़े सारा का सारा ग्रास खत्म करके फर्स्ट प्राइमरी लेवल को ही डिस्टर्ब कर देंगे, फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है उसको खत्म कर देंगे कीड़े खुद। अब कीड़ों ने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल खत्म कर दिया, कीड़ों का फूड खत्म हो गया, कीड़ों का फूड खत्म हो गया, कीड़े भुखमरी से खत्म हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि इनका सारा फूड जो है वो खत्म। अब क्योंकि फ्रॉग्स खत्म हो चुके थे तो बट ऑब्वियसली स्नेक्स खत्म हो गए, अब स्नेक्स खत्म हो गए तो बट ऑब्वियसली पीकॉक भी खत्म हो गया। कोई सा भी उठा लो, एक भी ट्रॉपिक लेवल खत्म हो जाए, पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कितनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी नेचर ने जो है वो डिजाइन कर रखी है चीजों के अंदर, जो कि आपको जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है शायद एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो है वो क्या लिखा हुआ है, आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग। दिस विल स्टॉप द ट्रांसफर, जो है वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं होगी, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, जिससे प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। जो हायर ट्रॉपिक लेवल है वो मर जाएगा, क्योंकि उसको जो है वो फूड नहीं मिलेगा, और इससे पूरा का पूरा इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा इकोसिस्टम के अंदर, जिससे सारा का सारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, कोई भी एक छोटी फूड चेन दो जिसमें 4 ट्रॉपिक लेवल्स हो और एक्वेटिक फूड चेन हो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्वेटिक फूड चेन का। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, ये हम लोगों के पास फोटोसिंथेसिस करने वाले छोटे छोटे प्लांट्स जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जू प्लैंक्टॉन्स, ये लार्वाज छोटे छोटे कीड़े हो गए, उसको खाने वाली स्मॉल फिशेज होगी, और स्मॉल फिशेज को खाने वाली बिग फिशेज होगी। ये सारा का सारा एक 4 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन के अंदर जो है वो शो हो रहा है। बिग फिशेज को खाने वाली शार्क्स होगी, तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। क्या फर्स्ट, जैसे हमने 5 ट्रॉपिक लेवल्स पढ़े अभी, क्या अगर जो है वो हम लोगों के पास फ्रॉग्स को रिमूव करने की बजाय हम पीकॉक्स को रिमूव कर दें सिस्टम के अंदर से, तो क्या इंपैक्ट अलग होगा कि प्लांट्स को रिमूव कर दें या इंसेक्ट्स को रिमूव करने से? देखो, अल्टीमेटली कोई भी जानवर या कोई भी टॉपिक लेवल के अंदर से कोई भी ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जा रहा है, वो एक ऐसा दिन आएगा जब पूरा का पूरा फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा का पूरा फूड चेन जो है वो खत्म हो जाएगा। इंपैक्ट के अंदर सीरीज अलग हो सकती है चीजों की। 4th को खत्म करा तो 5th सबसे पहले खत्म होगा, 3rd की पॉपुलेशन बढ़ेगी, 2nd जल्दी खत्म होगा। ये सीरीज बदल सकती है कि कौन पहले खत्म हो रहा है, कौन बाद में खत्म हो रहा है, खत्म सारे होंगे। एक भी टॉपिक लेवल अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये आपको जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि अगर प्रोड्यूसर्स को मार दिया गया तो बिल्कुल भी फूड जो है वो हर्बीवोर्स के लिए नहीं बचेगा। हर्बीवोर्स एकदम से खत्म हो जाएंगे, हर्बीवोर्स की एब्सेंस के अंदर कार्निवोर्स आल्सो खत्म हो जाएंगे। ऑल कैटेगरीज आर इंटर रिलेटेड, किसी भी टॉपिक लेवल को जो है वो रिमूव कर दो, अल्टीमेटली पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जो है वो इंपैक्ट कर रहा है। तो इंपैक्ट तो हो रहा है, सीरीज ऑफ स्टेप्स उसके अंदर जो है वो उसकी जो खत्म होने के या बर्बादी के जो स्टेप्स हैं वो अलग अलग जो है वो हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब होने वाली है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, मान लो प्लांट्स हैं, उसके अंदर आप बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो, तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे किसके अंदर एंटर कर रहे हैं? प्लांट्स के अंदर जो है वो एंटर कर रहे हैं। अब प्लांट्स के अंदर जो टॉक्सिसिटी आई, प्लांट्स को किसी और ने कंज्यूम किया, फिर वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे चला गया, फिर वो 2nd ट्रॉपिक लेवल पे वो टॉक्सिसिटी चली गई। तो इस तरह से जो टॉक्सिसिटी इवन एक ट्रॉपिक लेवल पे इस्तेमाल हो रही है, वो पूरी की पूरी फूड चेन को जो है वो इंपैक्ट कर रही है। इसी चीज को हम लोग जो है वो बोल देते हैं क्या? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो बोल देते हैं। तो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन जो हार्मफुल सब्सटेंसेस की किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक टॉपिक लेवल पे, वो उसको हम लोग जो है वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, और जो हाईएस्ट सबसे ऊपर जो है वो फूड चेन्स के अंदर प्रेजेंट है, उसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी जो है वो होगी। ये चीज जो है ना वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये प्लांट्स थे,
ठीक है, जो कि एक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का पार्ट थे। इसके अंदर हमने इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जहां से बहुत ज्यादा गंदगी टॉक्सिसिटी जो है वो इस सेकंड लेवल पे आ गई। अब देखो एनवायरमेंट फैक्टर्स बहुत बड़ा फैक्टर है। ये प्लांट्स ने एनवायरमेंट के अंदर से इसने गेन करा पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्टिसाइड्स को, सारी टॉक्सिसिटी सेकंड लेवल पे। अब सेकंड लेवल के अंदर प्लांट्स वाली टॉक्सिसिटी तो आ ही गई, अब ये जो एनवायरमेंट से गंद गेन करेगा या टॉक्सिसिटी गेन करेगा वो थर्ड लेवल पे जाएगी। तो एक तो इसकी आ ही रही थी, एक इसने खुद एनवायरमेंट से जो कुछ ना कुछ गेन करता रहा टाइम टू टाइम, जिससे इसके अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो आ गई। फिर ये टॉक्सिसिटी थर्ड लेवल पे जाएगी। थर्ड लेवल के अंदर टॉक्सिसिटी कौन सी है? जो सेकंड ने एनवायरमेंट से गेन करी है और जो फर्स्ट प्लांट से जो है वो आ रही थी। ऐसे ही जो थर्ड है वो टॉक्सिसिटी को एनवायरमेंट से गेन करेगा और इसको अगले वाले फोर्थ वाले स्टेप पे जो है वो भेज देगा। तो आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, जो फोर्थ स्टेप है ये हमारे पास द मोस्ट टॉक्सिक वन है। क्यों? क्योंकि एक तो यहां से जो फ्लो करता हुआ टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहा था वो इसमें है, दूसरा इन्होंने जो सेकंड और थर्ड ने और फर्स्ट ने एनवायरमेंट से गेन करा वो सारा भी उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो एक टॉप ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज जो है वो आपको अंडरस्टैंड इसमें करनी है। इसको डेफिनेशन के हिसाब से जो है वो हम लोग यहां पे देख लेते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस को। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है हार्मफुल सब्सटेंसेस की, वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस की होती है टॉप या हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। जैसे ग्रास ने केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो रिसीव द केमिकल सब्सटेंसेस फोडर के साथ जो है वो इसको मिले, और मिल्क के अंदर, मीट के अंदर ये सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो आगे साइड पे ट्रैवल करते रहे। ये मैंने सारा जो है वो आपको समझा दिया कि कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो हम लोगों के पास एनवायरमेंट को इंपैक्ट कर रहे हैं। हाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अफेक्ट्स द एनवायरमेंट। तो इसके अंदर देखो, जो भी पेस्टिसाइड्स हो गए या हैवी मेटल्स हो गए जो पीस ऑफ लैंड के ऊपर प्रेजेंट है वो उस लैंड को बैरन कर देते हैं। बैरन कर देता है मतलब उसकी फर्टिलिटी को, उसकी उपजाऊ क्षमता को जो है वो कम कर देते हैं। वो लैंड जो है वो डेजर्टिफाई हो जाती है। क्योंकि देखो, एक सॉइल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स उसके अंदर प्रेजेंट होने बहुत जरूरी है, बहुत सारे बैक्टीरियाज उसके अंदर प्रेजेंट होने बहुत जरूरी है, जो उस पर्टिकुलर फॉर्मेशंस के अंदर जो है वो हेल्प कर रहे हैं, सीडलिंग्स बनने में हेल्प कर रहे हैं, जर्मिनेशंस में जो है वो हेल्प कर रहे हैं। अगर वो नहीं प्रेजेंट होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो जैसे ही हम लोग इस तरह के केमिकल मटेरियल्स का इस्तेमाल अगर ज्यादा कर दें सॉइल के ऊपर, तो सॉइल की सर्टेनली जो फर्टिलिटी है वो लूज हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो जाती है, लैंड्स जो है वो बैरन लैंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फूड चेन्स को जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो इंपैक्ट कर रहे हैं। फूड चेन्स हम लोगों के पास आगे जो है वो आएगा। जैसे हम लोग जो है सन जो है वो सन से प्लांट्स एनर्जी गेन कर रहे हैं, प्लांट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोई दूसरे एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं, उन दूसरे एनिमल्स को और बड़े एनिमल्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, उनको और बड़े एनिमल्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक चेन बनी हुई है, मतलब कौन किसको खा रहा है उसके बेसिस के ऊपर ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है सारी की सारी फूड चेन्स को भी इंपैक्ट करते हैं। क्योंकि देखो, अगर लैंड खराब होगी तो प्लांट्स जो है वो उसके अंदर टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी, टॉक्सिसिटी प्लांट्स के अंदर ज्यादा होगी तो प्लांट्स को जो कंज्यूम कर रहा है उसके अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो एंटर करेगी। तो धीरे धीरे सब लोग जो एक दूसरे को कंज्यूम करते जा रहे हैं वो उनमें टॉक्सिक लेवल बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी। तो इस तरीके से जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो इंपैक्ट कर रहे हैं हमारे पास एनवायरमेंट को और अफेक्ट कर रहे हैं सारे के सारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं इवन अंडरग्राउंड वाटर को, सरफेस वाटर को और सॉल्ट्स को, जिससे सारा का सारा काम जो है वो खराब हो रहा है और काफी ज्यादा इंपैक्ट्स जो है वो झेलने पड़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आता है, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल। तो फिर अगर ऐसा लगता है यार नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो ठीक है बहुत बुरा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ताने हमने इसको मार दिए, तो क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अच्छा होता है? तो क्या अगर बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा तो वो सही है हम लोगों के लिए? अगर सारा वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल ही हो तो उस चीज पे जो है वो हम लोग देखो कैसे लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, वो माइक्रोब्स के द्वारा जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, क्योंकि देखो एक बायोलॉजिकल वेस्ट को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो माइक्रोब्स चाहिए उनको बट ऑब्वियसली टाइम लग रहा है। अब वो टाइम अगर आप जो है वो उस चीज को सहन कर सको, मान लो आपके घर के आसपास जो है वो सुअर मर जाए या कोई कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए, कोई भी जानवर जो है वो मर जाए, उसकी बहुत ज्यादा बदबू जो है वो फैल जाती है। यू कांट से लाइक कि ये तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, डोंट टेक टेंशन, इसको यहीं पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो भी पर्टिकुलरली जो है वो क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उससे बदबू जो है वो फैल रही है, उसके बॉडी के अंदर से जो चीजें निकलेंगी वो आपको बीमारियां जो है वो फैला सकती हैं। माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, वायरस, फंगी जो भी उसके ऊपर जो है वो फीड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक्स जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो अच्छे हैं। तो इन लोगों को मतलब जैसे मान लो कोई जानवर मर गया तो उसको उठा के ऐसी जगह पटक देते हैं जहां पे ह्यूमैनिटी जो है वो दूर दूर तक नहीं रह रही होती है, बदबू का इतना ज्यादा असर जो है वो नहीं होता। तो यूजुअली शहरों के बाहर, गांव के बाहर इस तरह की सिचुएशंस जो है वो क्रिएट की जाती हैं। तो वो सारा कुछ जो है वो अमाउंट पे डिपेंड करता है, कितना बड़ी चीज है और कितना टाइम उसको लग रहा है सड़ने में। कई बार हम लोग वेट नहीं कर सकते उतनी ज्यादा, हम लोग जो है वो वेट करें कि सारा का सारा सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट होगा, आराम से बैठे रहो चिल मार के कि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूट तो कर रहा है एनवायरनमेंट को, जब उसका अमाउंट जो है वो लार्ज है तो पॉल्यूट होगा, क्योंकि वो टाइम से जो है वो हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर जो है वो राइट टाइम पे जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा, जिसका इंपैक्ट जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम पे पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स पे पड़ेगा, सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो टाइम से जो है वो सारी चीजें हों और ट्रांसपोर्ट उनका जो है वो प्रॉपर हो, तो ये सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी कि वो सही से जो है वो डिग्रेड कर जाए। अमाउंट बहुत ज्यादा है तो बहुत दिक्कत है, उठा के एक से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा, लेबर जो है वो लगानी पड़ेगी, ताकि ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिग्रेडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अमाउंट ज्यादा है तो भैया पंगा ही पंगा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का भी। तो लास्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, व्हाई इज द डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। तो अब खुद सोचो यार, ओजोन जो है वो एक ऐसी लेयर है जो सन से आती हुई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जो है वो कंट्रोल कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न क्यों है? क्योंकि ओजोन लेयर अगर डिप्लीट करेगी तो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर जो है वो फॉल करेंगे। अब वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अर्थ के ऊपर अगर डायरेक्टली फॉल कर रही हैं, बहुत सारे तरह तरह के डिफरेंट डिसीजेस को जो है वो कॉज करेंगी। ह्यूमंस धरती के ऊपर रहते हुए जो है वो बीमार हो जाएंगे, जिससे एक बहुत बड़ा डेंजर जो है वो हम लोगों के सर्वाइवल के ऊपर जो है वो हो सकता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ये प्ले कर रही है। तो थिनिंग जो ओजोन लेयर की हो रही है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, अर्थ के बाहरी हिस्सों के अंदर, वो डिप्लीट जो है वो कर रही है, जिस डिप्लीशन की वजह से हार्मफुल रेडिएशंस जो है वो अर्थ के सरफेस पे डायरेक्टली जो है वो पहुंचेंगी, स्किन डिसीजेस दे सकती हैं, कैंसर दे सकती हैं। तो इसको जो है वो मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। रेफ्रिजरेटर्स के अंदर से CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स आते हैं, क्योंकि ये एरोसोल्स होते हैं, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो टॉप स्ट्रेटोस्फेयर लेयर तक जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वहां पे O3 जो कि ओजोन का मॉलिक्यूल है उसको डिप्लीट जो है वो कर देते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारा का सारा वीडियो जो है वो आपको क्लियर है। सब लोगों से सजेशंस हैं कि आप ये एक एनसीईआरटी प्रोस्पेक्टिव से चीजें जो है वो बनाई गई थी, डिटेल्ड चैप्टर का वन शॉट गन शॉट जो है वो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको एक बार चैनल पे जाके जो है वो जरूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।